कल हम लोग ने क्या किया था, कल हम लोग ने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विकास की अवस्था यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सारी स्टेजेस पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, क्या क्या उन स्टेजेस में होते हैं डेवलपमेंट, वो सबकी बात करेंगे। उसके बाद हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। ठीक, तो अब हम जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि 5 स्टेजेस दे रखी है। सबसे पहली स्टेज जो है वो आपकी होगी प्रीनेटल स्टेज यानी जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व यानी हमारी जो स्टेजेस होती है वो 3 में डिवाइडेड होती हैं, जैसे प्रीनेटल, प्रीनेटल के बाद आती है नेटल, और नेटल के बाद हम देखते हैं पोस्ट नेटल। ठीक है, प्रीनेटल यानी जन्म से पहले, जब बच्चा गर्भ में होता है यानी वो जो 0 to 9 मंथ्स का मंथ होता है उसको हम बोलते हैं प्रीनेटल मंथ। ठीक है, जो ये 0 से 9 मंथ का होता है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, अभी सिर्फ डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट में बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव वे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रीनेटल यानी जन्म से पूर्व। नेटल यानी जब जन्म होता है, पोस्ट नेटल यानी जन्म के बाद। तो ये वाली जो होती है ये होती है प्रीनेटल, फर्स्ट स्टेज, जन्म से पहले। ठीक है, हमने आपको याद होगा बात करी थी यानी वोम टू टोम की। तो वोम यानी गर्भ से आपके कब्र तक, तो जो गर्भ वाला हिस्सा है वो यहाँ पे कहलाएगा आपका प्रीनेटल यानी जन्म से पूर्व। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेज आएगी वो होगी इन्फेंसी यानी बचपन। हम सब लोग अपने अपने बचपन से गुजरे हैं, बहुत शैतानियाँ करी हैं, चीज़ें तोड़ी भी हैं, तो वो वाली जो स्टेज कहलाएगी इन्फेंसी, वो हमारी सेकेंड स्टेज होगी। थर्ड स्टेज जिसमें हम बात करेंगे वो होगी हमारा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो वो 2 में आपका हम चाइल्डहुड कवर करेंगे। फोर्थ स्टेज जो होगी जिसकी हम बात करेंगे वो होगी एडोलेसेंट, जो कि होगी आपकी किशोरावस्था, जिसमें हम बात करेंगे क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या इश्यूज फेस करते हैं। उसके बाद हम फिफ्थ स्टेज जो कि हमारी लास्ट स्टेज होगी वो हम बात करेंगे अडल्टहुड। ठीक है, अडल्टहुड की बात करेंगे, अडल्टहुड में देखेंगे क्या क्या चेंजेस होते हैं लाइफ में, क्या क्या कितने साल तक ये अडल्टहुड लास्ट करता है, उसके बाद चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे एक एक स्लाइड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रीनेटल की यानी जन्म से पूर्व। हमने देखा कि ये 9 मंथ्स बिफोर बर्थ यानी 0 to 9 मंथ्स बिफोर बर्थ। ठीक है, ये वाली स्टेज होती है हमारी प्रीनेटल स्टेज, जन्म से 9 माह पूर्व। स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जैसे ही कंसेप्शन कंसीव होता है वैसे ये स्टेज स्टार्ट हो जाती है। ये होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ द चाइल्ड। चेंजेस इन दिस स्टेज आर फिजिकल। इस स्टेज में जितने भी चेंजेस होते हैं और मोस्ट ऑफ द चेंजेस जो होते हैं वो सारे फिजिकल होते हैं। कौन से चेंजेस होते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। अगर आपसे ये पूछते हैं कि नेटल पीरियड से पहले सबसे ज़्यादा चेंजेस, तो वो कौन से होंगे, वो होंगे फिजिकल चेंजेस। तो इस पीरियड में सबसे ज़्यादा जो चेंजेस होते हैं फिजिकल, क्योंकि जो बच्चा है उसके हाथ डेवलप हो रहे होते हैं, पैर डेवलप हो रहा होता है, हाथ डेवलप हो रहा होता है, सर डेवलप हो रहा होता है। तो ये सब कौन से चेंजेस हैं, ये सब आते हैं आपके शारीरिक विकास में यानी फिजिकल चेंजेस में यानी फिजिकल डेवलपमेंट में। तो हम ये बोलेंगे इस स्टेज में सबसे ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं फिजिकल। ठीक है, अब ये जो प्रीनेटल स्टेज होती है आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से। ज़्यादा क्वेश्चन इस पर प्रीनेटल से आते नहीं हैं, बट देख लेते हैं। प्रीनेटल मतलब आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी स्टेज में कितना विकास हो रहा है, कितने दिन में कितना बढ़ रहा है। ठीक है, अब प्रीनेटल में फर्स्ट होता है जर्मिनल, जर्मिनल के बाद आपका आ जाता है, लास्ट होता है आपका फीटल, और सेकेंड होता है आपका एम्ब्रियोनिक। ठीक है, अब 0 to 2 वीक्स, वीक्स यहाँ पर हम सप्ताह की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, माह नहीं है, मंथ्स नहीं है, यहाँ पर हम सप्ताह की बात करें। एम्ब्रियोनिक होगा आपका 3 to 8 वीक्स, और 8+ वीक्स जितने भी होंगे 9 मंथ्स तक, 9 माह तक, वो सारा फीटल का होगा। बाकी 3 से 8 हफ्ते एम्ब्रियोनिक, और 0 to 2 वीक्स आपका होगा जर्मिनल। तो ये प्रीनेटल इस 3 तरह से में डिवाइडेड होता है। ये 3 स्टेजेस हैं प्रीनेटल की यानी जन्म से पूर्व की। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है वो स्टेज है इन्फेंसी यानी बचपन। ठीक है, बचपन में बहुत शरारतें करी हैं, वही वाली स्टेज है बचपन। सब लोग अपना अपना बचपन याद कर सकते हैं इसको पढ़ते हुए।
ठीक है। अब ये वाली जो स्टेज होती है ये होती है आपकी नेटल पीरियड से स्टार्ट होके पोस्ट नेटल, यानी 0 से 2 इयर्स तक की स्टेज होती है, जन्म से 2 वर्ष तक की ये स्टेज आपकी होती है, ठीक है। इस स्टेज में आप देखेंगे कि पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले ही मंथ में बच्चा पेन, दूसरे मंथ में बच्चा हैप्पीनेस, यानी वो इमोशंस का पहचान करना सीख ले रहा है। तो इसी स्टेज में बच्चा इमोशंस को पहचानना बहुत अच्छे से समझ सकता है। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो बच्चा इसमें वोवल लाइक साउंड्स प्रोड्यूस करना शुरू करता है। शुरुआती में ब ब ब ब ब ऐसे करके बोलना शुरू करता है, बैबल करना शुरू करता है, यानी वोवल लाइक साउंड्स यानी बैबल करना शुरू करता है। जैसे हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में भी पढ़ा था, वो बैबल करना शुरू करता है। बैबल करने के बाद 2 साल तक वो धीरे धीरे शॉर्ट फ्रेजेस या शॉर्ट सेंटेंसेस बोलने लगता है, ठीक है। मम्मी दे दो, मतलब 2 वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो वाले केसेस में शुरुआत होती है बैबल से, वोबल लाइक साउंड से। 2 साल तक आते आते बच्चा शॉर्ट फ्रेजेस, शॉर्ट सेंटेंसेस बोलने लगता है, ठीक है। इस वाली स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चा क्रॉल करने लगता है, वॉक करने लगता है, और उसने स्टैंड होना सीख लिया होता है। पहले क्रॉल करेगा, फिर स्टैंड होगा, फिर वॉक करेगा। तो 0 to 2 इयर्स में लैंग्वेज के अलावा, इमोशंस के अलावा फिजिकल डेवलपमेंट में उसका एबल टू क्रॉल और वॉक हो जाता है, ठीक है। अब ये ऐसी फर्स्ट स्टेजेस सबसे जल्दी जहां पे फिजिकल डेवलपमेंट होता है, रिकॉर्ड्स द मोस्ट फिजिकल ग्रोथ, यानी सबसे अधिक शारीरिक वृद्धि दर्ज करती है इसी स्टेज में, ठीक है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि फिजिकल ग्रोथ सबसे ज्यादा नेटल पीरियड में किसमें होती है, पोस्ट नेटल, तो आप कहेंगे इन्फेंसी में, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट्स इमिटेटिंग, यानी नकल करना शुरू करता है। आपने देखा होगा अगर आप बच्चों के सामने मुंह बनाते हैं तो वो भी आपको मुंह बनाते हैं। अगर आप बच्चे से कुछ भी ही करके बात करेंगे तो वो भी आपको ऐसे ही जवाब देते हैं, ऐसी कोशिश करते हैं उनके जैसे करने की, ठीक है। तो वही है कि बच्चा आपको इमिटेट करने लग जाता है, आपके एक्शंस को, आपके एक्सप्रेशंस को इमिटेट करने लग जाता है। आप जैसे बोलेंगे वो वैसे ही बोलने की कोशिश करेगा, आप जैसे करेंगे वो वैसे ही करने की कोशिश करेगा। तो इस स्टेज में बच्चा इमिटेट करना स्टार्ट कर देता है। कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑफ पेरेंट्स, माता पिता के ऊपर पूर्ण निर्भरता होती है इस स्टेज में। अपने आप से कुछ समझ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होता है, या थोड़ा होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो लेकिन डिपेंडेंसी किस पे है, पेरेंट्स पे है। पूरी इंटायरली डिपेंडेंट किस पे है, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। कुछ भी खाना होगा, पीना होगा, वॉशरूम जाना होगा, कहीं पे भी कुछ काम होगा तो इंटायरली डिपेंडेंसी होगी पेरेंट्स पर, ठीक है। यानी माता पिता के ऊपर पूर्ण निर्भरता इस वाली स्टेज में, ठीक है। तो ये इन्फेंसी है, बचपन है, और ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बात कर ली। चलिए नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज होगी आपकी, नेक्स्ट स्टेज है आपकी चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड को हम पढ़ेंगे, चाइल्डहुड को पढ़ेंगे हम 2 भागों में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फर्स्ट होगा अर्ली चाइल्डहुड, सेकेंड होगा लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। इनको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग देखेंगे, दोनों में क्या अलग अलग डेवलपमेंट हुए हैं वो अलग अलग से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में। पहले अर्ली चाइल्डहुड से शुरुआत करते हैं। अब आप जैसे देख सकते हैं ये अर्ली चाइल्डहुड है, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड होता है वो होता है 2 to 5 या 2 to 6 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। इस एज में बच्चा कहाँ होता है, अब ये हो जाता है कि बच्चा थोड़ा समझने लगा है, बच्चे को थोड़ा समझ आने लगा है, तो उसे स्कूल में डाल दो। तो हम सब लोग 3 साल की उम्र में स्कूल जाते हैं, तो ये हो जाता है हमारी प्री स्कूल एज, ठीक है। जब बच्चा छोटे प्ले ग्रुप में स्कूल जाना स्टार्ट करता है, ऐसे स्कूल्स में UKG LKG, तो वो वाला स्कूल बच्चे का कहलाएगा प्री स्कूल, ठीक है। उसमें ये जाना शुरू कर देते हैं। इसमें फिजिकल ग्रोथ स्लो होती है एज कंपेयर टू द इन्फेंसी स्टेज। इसमें इतनी ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ नहीं होती है। इस स्टेज में बच्चे को क्लियर परसेप्शन हो जाता है कलर और साइज का। उसे पता चल जाता है कोई चीज़ छोटी है या कोई चीज़ बड़ी है। बॉल आप उसके साथ खेलेंगे, खेलने को देंगे तो समझ जाएगा कि ये छोटी बॉल है और ये बड़ी बॉल है। कलर का वो समझने लगेगा कि हाँ ये ब्लैक कलर है, ये वाइट कलर है। तो उसको डिफरेंट परसेप्शन यानी रंग और आकार की स्पष्ट धारणा उसमें डेवलप हो जाएगी कि भाई ठीक है ये कलर्स है, ऐसे कलर में डिफ्रेंशिएट होता है, ये लाल है, ये हरा है, ये ब्लू है, ये येलो है, ठीक है। और साइज का और परसेप्शन ऑफ कलर इस एज में डेवलप हो जाता है। इमेजिनेटिव प्ले और क्रिएटिविटी आती है, यानी कल्पनाशील खेल और रचनात्मकता आती है इस एज में।
कैसे, आपने देखा होगा बच्चे टीचर खेलते हैं, टीचर बनेंगे, उनकी तरह ड्रेसअप होंगे, ठीक है, डॉक्टर खेलेंगे, ठीक है, तो किचन में जाके मम्मी की तरह काम करेंगे, किचन सेट से खेलेंगे। तो वो जब सेट से खेल रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, इमेजिनेटिव प्ले कर रहे हैं कि ठीक है मैं मम्मी हूँ, मैं टीचर हूँ, या फिर मैं डॉक्टर हूँ। तो ये वाला जो प्ले कहलाता है, ये कहलाता है आपका इमेजिनेटिव प्ले, ठीक है। तो इमेजिनेटिव प्ले के बाद अगर हम बात करें क्रिएटिविटी की, तो आप उनकी क्रिएटिविटी उनकी ड्राइंग्स में देखेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए आपने उन्हें पेड़ बनाने का, तो वैसा ट्री बनाएंगे, उस ट्री पे खुद ही से वो या तो एप्पल बना देंगे या कोई और फ्रूट बना देंगे। तो ये सब जो पार्ट है ये उनकी क्रिएटिविटी है। तो इस स्टेज में क्रिएटिविटी भी बच्चे की स्टार्ट हो जाती है इमेजिनेटिव प्ले के साथ ही में, क्योंकि वो इमेजिनेटिव प्ले कर रहा है यानी कल्पनाशील खेल खेल रहा है, तो उसमें भी वो क्रिएटिविटी अपनी दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम कॉन्सेप्ट्स डेवलप नहीं होते इस स्टेज में, इतने टाइम कॉन्सेप्ट्स डेवलप नहीं होते। बच्चे को आप बोलोगे कि हमें परसों कहीं जाना है तो उन्हें इतना समझ नहीं होती, या फिर आप उन्हें टाइम देखने की बात कहोगे तो उन्हें उस टाइम तक समझ नहीं आता। परसों भी उनके लिए कल ही है, तो उन्हें ये नहीं समझेगा कि परसों क्या है। वो याद तो कर लेंगे, जैसे अगर आप उन्हें याद कराओगे, इसका नेक्स्ट पॉइंट है रोट मेमोरी। मंडे ट्यूसडे आप उन्हें बोलोगे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, तो वो सब याद कर लेंगे, आपको सुना भी देंगे, लेकिन वो क्या है, एक रटा है उन्होंने। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि मंडे के बाद ट्यूसडे आता है या ट्यूसडे के बाद 4 दिन बाद सैटरडे आएगा, ये उन्हें नहीं समझता। उन्हें बस इतना समझता है कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। इस स्टेज में उनकी रोट मेमोरी यानी रटने की क्षमता जो है वो डेवलप हो जाती है, लेकिन समझ उतनी नहीं आती कि भाई अगर मैं पूछूं मंडे के बाद 5वें दिन कौन सा आएगा, तो फ्राइडे वो नहीं बता पाएंगे। उनके लिए सब सेम है, लेकिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपको सुना देंगे। क्यों? क्योंकि वो रोट मेमोरी डेवलप हुई है उनकी, ठीक है। चलिए अभी इतना ये हो गया है, इनके और भी पॉइंट्स है अर्ली चाइल्डहुड के, वो डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें आता है स्पेंड लॉट ऑफ टाइम प्लेइंग विद टॉयज। आप उन्हें देखेंगे बहुत सारा टाइम अपने किचन सेट, अपने डॉक्टर सेट, अपने और भी टॉय से, रैटल से खेलना बहुत पसंद करेंगे। तो अपने खिलौनों के साथ खेलने में वो बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। इस टाइम में सेल्फ सेंट्रिक होते हैं यानी ईगो सेंट्रिक होते हैं। सेल्फिश भी आप बोल सकते हैं, ईगो सेंट्रिक या सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। वो क्या होता है, मतलब आत्म केंद्रित होते हैं, सब कुछ मेरा, सारे टॉयज मेरे हैं, जो भी सब घर में खाने का सामान है वो भी सब मेरा है। वो टॉयज किसी को देना भी नहीं चाहते, शेयरिंग नहीं होती इस एज में, मतलब डरते हैं कि अगर मैं उसे दे दूंगा तो वो मेरा लेके चला जाएगा। तो वो वाली चीज होती है इस एज में कि इसलिए हम उन्हें बोलते हैं कि भाई सेल्फ सेंट्रिक है या फिर ईगो सेंट्रिक है, ठीक है। इसीलिए हमने बताया है कि ये स्टेज या तो सेल्फ सेंट्रिक होगी या फिर ये स्टेज ईगो सेंट्रिक होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो सेल्फ सेंटर्ड, ईगो सेंट्रिक, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी एज में बच्चे ईगो सेंट्रिक या सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तो आपको सीधे सीधे बता देना है अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि इस स्टेज में अपने टॉयज नहीं शेयर करना चाहते। चॉकलेट देंगे, चॉकलेट नहीं शेयर करेंगे आपसे, उन्हें लगता है सब पूरी खा लेंगे या पूरे टॉयज ले जाएंगे। तो इसीलिए इस स्टेज में उनको बोला है कि आत्म केंद्रित होते हैं, खुद की तरफ सारा ध्यान होता है और ईगो सेंटर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों को देखकर सीखते हैं। ये हमने पहले भी देखा है, इमिटेट करते हैं। तो इमिटेट का सेकंड हो जाता है कि दूसरों को देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। घर में कोई कैसे ड्रेसअप कर रहा है, कोई कैसे बोल रहा है, वो वैसा ही लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेते हैं। और ये लैंग्वेज सेंसिटिव भी होती है एज, तो इसमें कोई कैसे बात कर रहा है, कोई कैसे एक्शंस कर रहा है, उन सबको ये सीखते हैं ऑब्जर्व करके, ठीक है। यानी दूसरों को देखकर सीख रहे हैं कि दूसरा कैसा कर रहे हैं, हम भी वैसा ही करते हैं, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आ जाती है इसमें। इलेक्ट्रा एंड ओडोपिस कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो कॉन्सेप्ट्स इस एज में आते हैं, इलेक्ट्रा और ओडोपिस। अब इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है और ओडोपिस कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडोपिस कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है जब डॉटर यानी लड़की अपने फादर के लिए अटैचमेंट इस एज में डेवलप करती है। यहां पर हो रहा है अटैचमेंट, ठीक है। ओडोपिस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? ओडोपिस कॉम्प्लेक्स में होगा सन अपनी मदर के लिए अटैचमेंट डेवलप करता है। मतलब जो छोटा बच्चा होगा वो अपनी मदर के लिए अटैचमेंट डेवलप करेगा,
जो छोटी बच्ची होगी वो अपने फादर के लिए अटैचमेंट डेवलप करेगी, लाइक दे विल फील मोर फॉन्ड ऑफ, सन विल फील मोर फॉन्ड ऑफ फादर मदर एंड डॉटर विल फील मोर फॉन्ड ऑफ देयर फादर। सो ये इलेक्टर ओडिपस कॉम्प्लेक्स भी इसी चाइल्डहुड, इसी अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों में डेवलप होता है, ठीक है। अब ये जो दोनों चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्टर ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है। सिंपली सन का यानी बेटे का अटैचमेंट डेवलप होना अपनी मदर के लिए वो हो जाएगा ओडिपस कॉम्प्लेक्स, डॉटर का अटैचमेंट अपने फादर के लिए दैट वुड बी इलेक्टर कॉम्प्लेक्स। डिटेल में हम इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। अब बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की। अब ये जो अर्ली चाइल्डहुड है, इस अर्ली चाइल्डहुड में, सॉरी अर्ली चाइल्डहुड नहीं, लेट चाइल्डहुड है, ठीक है। लेट चाइल्डहुड की जब हम बात करते हैं तो ये होगा 7 to 12 ईयर्स, यानी गैंग एज, यानी समूह की उम्र, यानी ये लोग गैंग में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, दोस्तों के बीच ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये वाली एज होती है 7 to 12 ईयर्स की। इसमें बच्चा एलिमेंट्री स्कूल यानी प्राथमिक स्कूल में जाना शुरू कर देता है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। तो एलिमेंट्री स्कूल में बच्चा जाना शुरू कर देता है, अपने साथियों के साथ अधिक समय स्पेंड करना पसंद करता है, फ़ोन पे बात करना, प्लेग्राउंड में खेलना, दोस्तों के साथ साइकिलिंग चलाने जाना, दोस्तों के साथ शाम में गेम्स खेलना। तो वो वाला टाइम जो ज़्यादातर टाइम अपने पीयर्स के साथ स्पेंड करता है, स्कूल के अलावा घर आकर भी, नेबरहुड फ्रेंड्स हो, स्कूल फ्रेंड्स हो, तो पीयर्स के साथ यानी दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम पसंद करता है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल, इस एज में डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल बिगिंस, यानी रचनात्मक क्षमता का विकास इसमें शुरू हो जाता है। शुरू पहले वाली में अर्ली चाइल्डहुड में हो जाता है, लेकिन इसमें ये लोग पोटेंशियल ढूंढने लगते हैं कि ठीक है क्या मैं अच्छी ड्राइंग कर सकता हूँ, क्या मैं अच्छा गाना गा सकता हूँ। तो उसमें ये अपना जो पोटेंशियल है, क्रिएटिव पोटेंशियल, वो ढूंढने लग जाते हैं। इस एज तक बच्चों को पता चल जाता है कि मैं क्या अच्छी डांसर बन सकती हूँ, क्या मैं अच्छा सिंगर हूँ, क्या मेरी आवाज़ अच्छी है, क्या मैं अच्छी ड्राइंग कर लेता हूँ। तो इस एज में बच्चों का क्रिएटिव पोटेंशियल बिगिन हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। बहुत हाई मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है, बॉडी डेवलपमेंट थोड़ा स्लो रहता है, फिजिकल ग्रोथ, लेकिन मस्कुलर स्ट्रेंथ काफ़ी बन जाती है, यानी मांसपेशियों की ताकत बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि खेलते हैं, डिफरेंट प्ले खेल रहे हैं, फिजिकली एक्टिव हो रहे हैं, तो हाई मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है। सोशली एक्टिव, जैसा कि हमने बात करी कि पीयर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, इसीलिए सामाजिक रूप से भी सक्रिय हम इन्हें बोल सकते हैं कि सोशली एक्टिव है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम किसके साथ स्पेंड कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, खेलने में, उनके साथ फ़ोन पे बात करने में, उनके साथ साइकिलिंग करने में, तो ये सारा क्या हुआ, उनके साथ गेम्स खेलने में, तो ये सोशली एक्टिव है, मोर टाइम विद पीयर्स। ईगोसेंट्रिक नहीं है स्टेज में, अहंकार केंद्रित नहीं है, अपने टॉयज भी दे देंगे या फिर अपनी बुक्स, कॉपीज, वाटर बॉटल सब शेयर करना सीख जाते हैं। टिफिन में भी अगर कुछ लेके गए हैं स्कूल में तो दे विल स्टार्ट शेयरिंग, किसी ने अगर कॉपी मांगी है, पेन मांगा है, तो दे विल शेयर, ठीक है। अपनी गेम शेयर करेंगे, अपने टॉयज, अपनी साइकिल, तो ये सब शेयर करने की हो जाता है, अपना चॉकलेट्स, अपना चिप्स सब शेयर करें। अहंकार केंद्रित नहीं होते हैं, यानी ईगोसेंट्रिक नहीं होते। ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग, यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, यानी दूसरों को देखने का तो पहले भी था, लेकिन लॉजिकल भी थोड़ा डेवलप हो जाता है कि अच्छा ये इसलिए कर रहे हैं तो ये इसलिए कर रहे हैं, अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं तो राइट साइड से देख के या लेफ्ट साइड से देख के कर रहे हैं, तो इसलिए देख के कर रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक किधर से आ रहा है। तो लॉजिकल और ऑब्जर्वेशनल दोनों स्किल्स इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो जाती है। लॉजिकल की भी शुरुआत हो जाती है कि रीजनिंग आ जाती है कि ठीक है अगर हमें इतने पैसे देने हैं तो इतने काट कर इतने पैसे देने, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी इसमें डेवलप हो जाती है, ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। सवाल पूछने लगते हैं, बात करते हैं एडोलेसेंस की। अब ये जो एडोलेसेंस स्टेज है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा प्रीनेटल, हमने पढ़ा इन्फेंसी, बचपन, हमने पढ़ा चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में हमने दो पढ़े, अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। उसके बाद जो हम फोर्थ स्टेज पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, यानी 12 to 18 ईयर्स वाली एज, ठीक है, 12 to 19, 12 to 18। इस स्टेज को ट्रांजिशनल पीरियड बोलते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जो ट्रांजिशनल शो करती है चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में। तो आपको बताना है वो स्टेज है एडोलेसेंस, ठीक है।
क्योंकि ये ट्रांजिशनल पीरियड है। मतलब ट्रांजिशन मतलब आपका अवधि टाइप आप समझ लीजिए कि दोनों के बीच में जो चेंज हो रहा है ना, अडल्टहुड से अडोलेसेंस में थे, तो पहले चाइल्डहुड था फिर अडल्टहुड था, बीच में आया अडोलेसेंस जो इन दोनों को मिला रहा है, एक्टिंग एज अ ब्रिज, के बीच में एक ज्वाइन करने वाली ब्रिज है, ठीक है, जो अडल्टहुड को चाइल्डहुड को अडल्टहुड से जोड़ रही है। कौन है वो ट्रांजिशनल पीरियड में? अडोलेसेंस, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग दोनों इसमें डेवलप हो जाती है, तार्किक भी है और सारगर्भित भी है, यानी लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों है। लॉजिकल में तो ठीक है, आपके सामने कोई क्वेश्चन दे दिया 2+4 या कोई रीजनिंग ऐसे क्वेश्चंस दे दिए, आपको समझ आ गया कि इसमें लॉजिक है, तो ये लॉजिक होगा या मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, आपने लॉजिक लगा के सॉल्व कर लिया। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो चीज़ें सच में एग्जिस्ट नहीं करती और इमेजिन करना पड़ रहा है आपको, कि इमेजिन करो आप एक जंगल में हो और आप वहाँ पे खो गए हो, तो आप वापस कैसे आओगे, वहाँ पे कैसे सर्वाइव करोगे। तो वो वाली जो सोच है, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जो चीज़ें एग्जिस्ट, रियलिटी जिनको आप टच नहीं कर सकते लेकिन जो सिर्फ हमारे दिमाग में है, जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो भी स्टेज में आपके डेवलप हो जाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग दोनों एडोलेसेंस में आपके डेवलप हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस की। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है? आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब पहचान का संकट होता है इधर इन्हें। कैसा पहचान का संकट? अब इन्हें समझ नहीं आता, कई बार मम्मी हमको डांट के ये कह देती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन तुम्हें ये नहीं समझ आता, फिर कहती है तुम अभी छोटे बच्चे हो, बाहर मत जाओ दोस्तों के साथ, ज़्यादा देर तक बाहर मत रहो। तो अब वो बीच में फंस जाते हैं कि भाई मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ, आप डिसाइड करके मेरे को बता दो। समझ ही नहीं आता, कभी बोलते हो बड़ा हो गया, कभी बोलते हो छोटा है, तो समझ नहीं आता कि क्या हूँ मैं, बड़ा हूँ या छोटा हूँ। तो वो वाली जो पहचान का संकट है और वो जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, कि भाई मैं अडल्ट हूँ या मैं चाइल्ड हूँ, तो ये जो बीच का गैप है ना, ये वाला जो बीच का गैप है, तो उससे उनको आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, पहचान में संकट, कि समझ नहीं आ रहा मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ, कि मैं बड़ों की तरह बिहेव करूँ या मैं छोटों की तरह बिहेव करूँ, मैं हूँ कौन। ठीक है, कई बार मम्मी बोल देती, पापा डांट के बोल देते समझ नहीं आ रहा इतना बड़ा हो गया, छोटे कई बार डांट के बोल देते तुम छोटे हो अभी नहीं जाना बाहर, अकेले ड्राइव मत पे जाओ। तो वो वाली जो चीज़ होती है वो कहलाती है हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। इस स्टेज में यूजुअली एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स काफ़ी देखने मिलते हैं, यानी समायोजन की समस्याएं। ठीक है, कि समायोजन नहीं हो पा रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं हम, कि ठीक है फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, पीयर ग्रुप में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं। तो वो जो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है ना, जो अडेप्टिव है कि समझ नहीं आ रहा कैसे एडजस्ट करें, कैसे कोप अप करें इससे, तो वो वाली जो प्रॉब्लम है वो आपकी होगी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। अब एडोलेसेंस में कुछ और भी पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिवोल्ट। भाई इस स्टेज में इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे तो जाना है अपने दोस्तों के साथ बाहर नाइट आउट पे, या मुझे तो जाना है गोवा के ट्रिप पे, जो कि होता नहीं है, लेकिन मुझे जाना है गोवा के ट्रिप पे। घर वालों से जिद होगी, उनका रिवोल्ट होगा, वो कह रहे नहीं जाना, हम कह रहे जाना है, तो रिवोल्ट हो रहा है, रिबेल की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस स्टेज में इंडिपेंडेंस और रिवोल्ट दोनों बहुत ज़्यादा होता है। इंडिपेंडेंसी भी चाहिए, मुझे अपने आप करना है, मुझे अकेले जाना है, मैं कर लूँगा। तो वो वाली जो चीज़ है, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना भी इस स्टेज में डेवलप होने लगती है, यानी जाना है, इंडिपेंडेंस चाहिए मुझे घर के बाहर जाना है, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, सोशल, बायोलॉजिकल एंड पर्सनल चेंजेस होते हैं स्टेज में। पीयर ग्रुप में चेंजेस हो सकते हैं। बायोलॉजिकल क्योंकि हार्मोनल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बायोलॉजिकल भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। मैच्योरिटी, ठीक है, अब हार्मोनल इन्फ्लुएंस के साथ साथ बायोलॉजिकल तो चेंजेस आते ही आते हैं, पर्सनल चेंजेस भी आते हैं, प्रेफरेंसेस में भी चेंजेस होते हैं, क्या पसंद है क्या ना पसंद है, क्या चीज़ खानी है क्या नहीं खानी है, क्या पहनना है क्या नहीं, वो सब चेंजेस भी होते हैं। कलर कौन सा फेवरेट है, गाना कौन सा सुनना पसंद है, तो ये सब पर्सनल, बायोलॉजिकल और सोशल तीनों एरियाज में एडोलेसेंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके होते हैं। स्टेज ऑफ अनरियलिज्म है, अवास्तविकता की अवस्था है ये। कैसे?
यहाँ पे अपनी ही धुन में रहते हैं, अपनी ही दुनिया जो खुद की बनाई हुई होती है उसी में रहते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो, मैं तो ये कर लूँगा, मैं तो अंबानी बन जाऊँगा, मैं तो इतने पैसे कमा लूँगा, मैं तो इंडस्ट्री में चला जाऊँगा, बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो वो मैं विराट कोहली बन जाऊँगा। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये होती है स्टेज ऑफ अनरियलिज्म, कि पता नहीं है कि हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, लेकिन बस हमें करना है, सोचना है। तो वो रियलिस्टिक स्टेज नहीं होती, ये अनरियलिस्टिक स्टेज होती है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि स्टेज ऑफ अनरियलिज्म है, ठीक है। डे ड्रीमिंग, सिंस ये स्टेज है अनरियलिज्म की, कि अनरियलिटी होती है, यहाँ पे रियलिटी का थोड़ा नहीं होता है एडोलेसेंस में, तो डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देख रहे हैं कि ठीक है ऐसे कर लेंगे, और इसमें वर्शिप ऑफ हीरो भी बहुत होता है। मॉडलिंग इसमें बहुत होती है, जैसे मान लीजिए कि किसी एक्टर को या किसी क्रिकेटर को कोई पर्टिकुलर एड एंडोर्स करते हुए देख लिया कि वो पर्टिकुलर ऐड कर रहा है, तो वो जो ऐड कर रहा है मैं भी वैसा ही करूंगा, मैं भी वही पेंट लगवाऊंगा जो जिसका शाहरुख खान ऐड कर रहा है, या मैं भी वही शैम्पू यूज़ करूंगी जो कैटरीना कैफ का जिसका ऐड कर रही। तो इसमें डे ड्रीमिंग के साथ वर्शिप ऑफ हीरो होने लगता है कि वही है मेरा हीरो और वो जो कर रहा है वही मैं करूँगा, ठीक है। तो डे ड्रीमिंग के साथ, स्टेज ऑफ अनरियलिस्टिक के साथ वर्शिप ऑफ हीरो भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है। अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर, एडोलेसेंस एज है, अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब किशोरावस्था में आते हैं, और ये सारी आपकी एडोलेसेंस एज की पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट अडल्टहुड पे चलने से पहले हम देखेंगे ग्रैनविल स्टैनले हॉल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने कहा था जो एडोलेसेंस है वो पीरियड है ग्रेट स्ट्रेस और स्ट्रेन का। किसका पीरियड है? बहुत तनाव का काल है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? आप कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। तो ग्रैनविल स्टैनले हॉल ने एक बुक भी लिखी थी एडोलेसेंस, और यही एडोलेसेंस पे भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई जो एडोलेसेंस पीरियड है ना वो बहुत ग्रेट स्ट्रेस और स्ट्रेन का पीरियड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तनाव का पीरियड है एडोलेसेंस के लिए। अब उन्होंने ऐसा क्या कहा, क्यों कहा? आपको पता है एडोलेसेंस में बहुत सारी चीज़ें हम पहले पढ़े कि उसमें आपका आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, आपका जेंडर के लिए, अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन होता है, बायोलॉजिकल, हार्मोनल और बहुत सारे आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस ही चाहिए होती है, रिवोल्ट कर रहे होते हैं, रिबेल कर रहे होते हैं। इन सब चीज़ों को मिला के पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस और स्ट्रेन बन जाता है। समझ नहीं आता, आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा होता है कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, इंडिपेंडेंसी की बात करूँ कि रिबेल करूँ घर पे, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। जो चेंजेस, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल भी, और एक रश हो रहा होता है हार्मोन्स का, और उसकी वजह से बायोलॉजिकल और भी बहुत सारे एरियाज में चेंजेस आ रहे होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि बहुत ही तनावपूर्ण पीरियड है ये, बहुत ही तनावपूर्ण काल है ये बच्चों के लिए, एडोलेसेंस एज में और एडोलेसेंस के लिए। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट स्टेज है अडल्टहुड, वयस्कता, इसकी बात कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ, 18 to 60 ईयर्स की बात है कि 18 से प्लस आपका अडल्टहुड चलता है। फैमिली एक्टिविटीज़ पे फोकस रहता है, करियर, वर्क और करियर पे होता है। सबसे पहले जैसे हमने लास्ट स्टेज पढ़ी थी कि एडोलेसेंस अनरियलिस्टिक स्टेज में बच्चे रहते, स्टेज ऑफ रियलिटी है ये। यहाँ पे रियलिटी आपको दिखेगी, अनरियलिस्टिक नहीं होगा। ये रियलिटी की बात करेगी कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, या मैंने इतनी पढ़ाई करी है तो मैं इस जॉब में जा सकता हूँ या इस चीज़ में जा सकता हूँ। तो ये बात करिए स्टेज ऑफ रियलिटी की। इसमें फोकस होता है वर्क और करियर पे कि मुझे अपना लाइफ सेट करना है, मुझे पैसा कमाना है, ये काम करना है और इस लाइन में करियर बनाना। उसके बाद ये फोकस करती है फैमिली एक्टिविटीज़ पे, यानी रिलेशनशिप पे, यानी मैरिज पे, यानी फैमिली बिल्डिंग पे, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती है। मैरिज पे फोकस करेंगे या फैमिली पे, ठीक है, यानी फैमिली बिल्डिंग पे। ठीक है, फैमिली बिल्डिंग पे फोकस होगा या फिर मैरिज पे, ठीक है, यानी रिलेशनशिप्स को सस्टेन करने में फोकस होगा। स्टेज ऑफ रियलिटी वर्क और करियर है और 18+ ईयर्स के लिए है, ठीक है। अडल्टहुड में ज़्यादा नहीं है, इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस।
अब हमने सारे स्टेजेस पढ़ ली, अब उनके क्वेश्चन समझ लेते हैं बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और एक क्वेश्चन जो लास्ट टाइम आए हुए भी हैं और आपको इससे रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इनमें से सेंसिटिव पीरियड है पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये मैंने आपको बताया था जब मैं ये स्टेज भी पढ़ा रही थी कि इस स्टेज में बच्चा लैंग्वेज के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, कि कैसी भाषा आप बोल रहे हो उसके लिए बहुत सेंसिटिव होता है। तो वो स्टेज है प्री नेटल, तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है। मिडिल चाइल्डहुड, अडल्टहुड नहीं, समझदार हो जाता है। अर्ली व्यस्ता नहीं है। प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय है ही नहीं। मध्य बचपन ये है आपका प्रारंभिक बचपन का समय यानी अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो पीरियड होता है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। कि आप कैसी भाषा यूज़ कर रहे हैं और बच्चे में कैसी भाषा यूज़ होगी वो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा डिसाइड होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं जहाँ पे चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ द पीयर ग्रुप, ठीक है। यानी ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। किस अवस्था में बच्चे वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, देखते हैं, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड नहीं, चाइल्डहुड नहीं, अडल्टहुड नहीं, पूर्व बाल्यावस्था नहीं, बाल्यावस्था नहीं, प्रौढ़ावस्था नहीं, तो अडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था यानी अडोलेसेंस में बच्चे सबसे ज़्यादा अपने पीयर ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अडोलेसेंस में एक्सपीरियंस, अडोलेसेंस को क्या एक्सपीरियंस हो सकता है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन अबाउट लाइफ, अडोलेसेंस है, अभी तो शुरुआत ही हुई है लाइफ की, तो अभी तो बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, बचपन में जो गलतियां हुई हैं उनके अपराधों के प्रति नहीं। फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मसिद्धि के भाव। आत्मसिद्धि तो बहुत बाद में आती है, ठीक है, किसी किसी की तो आती ही नहीं है, तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो तो बहुत बाद में आता है, तो यानी फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी नहीं है। तो है एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे दिख रहा हूँ, मैं ठीक तो दिख रहा हूँ ना, मैंने ठीक से किया तो है ना, मुझे डांट तो नहीं पड़ेगी ना। तो एंजाइटी और कंसर्न होता है अपने बारे में कि मैं आगे चल के क्या करूँगा, कैसे करूँगा, तभी तो डे ड्रीम करते हैं, ठीक है। तो इसी वाली स्टेज में होता है एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, स्वयं के सरोकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स फॉल्स अंडर द लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। ये तो बहुत आसान है, बाल्यावस्था श्रेणी, परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत कौन सा एज ग्रुप आता है, यानी लेटर चाइल्डहुड। 18 to 24 प्लस 18 तो आपका हो जाता है अडल्टहुड। 0 to 6 ईयर्स होता है आपका, 0 to 2 होता है इन्फेंसी, फिर 2 से 6, 2 से 7 आपका होता है अर्ली चाइल्डहुड, 11 to 18 आपका एडोलेसेंस, तो यानी लेटर चाइल्डहुड। 6 to 11 यानी 6 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक की उम्र आपकी लेटर चाइल्डहुड में आती है। हमने 2 पढ़े थे, अर्ली और लेटर। अर्ली हो जाता है आपका इन्फेंसी, हमने देखा था 0 से 2 साल, फिर 2 से 6 साल हमने देखा था अर्ली चाइल्डहुड, 6 या 7 से 11 वर्ष या 12 वर्ष तक हमने देखा था लेटर चाइल्डहुड, फिर हमने देखा था कि 11 या 12 वर्ष से 18 साल तक हमारा हो जाता है अडोलेसेंस। तो लेटर चाइल्डहुड कौन सा हुआ, 6 to 11 ईयर्स यानी 6 से 11 वर्ष तक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इन मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर, मिडिल चाइल्डहुड में स्पीच कैसी होती है, मध्य बाल अवस्था में भाषा के बजाय डैश के बजाय अधिक है। मेच्योर, इमेच्योर, एनिमिस्टिक, सोशलाइज्ड, ईगोसेंट्रिक नहीं, जीववादी, समाजीकृत, परिपक्व, अपरिपक्व, अहे केंद्रित एंड समाजीकृत। तो इसमें होगा इन मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर ईगोसेंट्रिक रादर देन सोशलाइज्ड। आप बताएंगे, इसका जवाब मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इस सवाल का जवाब क्या है, मिडिल चाइल्डहुड में स्पीच कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जवाब आप देंगे चैट बॉक्स में।
लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड, ये मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, और इसकी हमने बात करी थी कि ऐसा कौन सा ट्रांजिशन फेज है जो आपको चाइल्डहुड और अडल्टहुड में लिंक करता है, जो चाइल्डहुड से अडल्टहुड में एक ब्रिज बना रहा है, वो कौन सा फेज है? तो वो हमने बात करी थी, वो कौन सा फेज था? वो फेज था आपका अडोलेसेंस। अडोलेसेंस की बात करी थी हमने। तो जब हमने अडोलेसेंस की बात करी थी, ठीक है, तो मिडिल चाइल्डहुड तो नहीं हो सकता, प्री ऑपरेशनल भी नहीं हो सकता, एंड चाइल्डहुड भी नहीं हो सकता, यानी मध्य बाल अवस्था नहीं है, पूर्व क्रियात्मक अवधि नहीं है, किशोर अवस्था नहीं, यानी आपका बाल्यावस्था की समाप्ति नहीं है, यानी किशोर अवस्था, यानी अडोलेसेंस है, जो कि ट्रांजिशन पीरियड है चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड में। ठीक है, ये आपके कुछ सवाल हैं। हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कर ली, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कर लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट कर लिया। ठीक है, तो उसके साथ हम सारे क्वेश्चंस भी करें, आगे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ क्वेश्चन सीरीज भी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस के लिए। आज के लिए बहुत है, इसको दोबारा देखिएगा।